गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम प्राचीन भारत की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और इस वीडियो के अंदर हम ब्राह्मण वंश को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से ब्राह्मण वंश हैं और उन पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है साथियों, देखिए हम ब्राह्मण वंशों की बात करेंगे। तो एक इससे पहले हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि हम मौर्य वंश जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मौर्य वंश हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप वहां से जाकर मौर्य वंश को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर है। और देखिए हम यहाँ पर अब हम आ चुके हैं, कहाँ पर हम आ चुके हैं, मौर्योत्तर काल में। ठीक है ना, हम कहाँ पर आ चुके हैं, हम आ चुके हैं मौर्योत्तर काल के अंदर। हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आ चुके हैं। तो मौर्योत्तर काल के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल ब्राह्मण वंश। ठीक है, तो देखिए हमने ब्राह्मण वंश के अंदर चार वंशों को कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये चार वंश कौन कौन से हैं? एक है शुंग वंश, एक है कण्व वंश, एक है सातवाहन वंश और फिर है हमारा चेदी वंश। क्लियर है। इसके अलावा एक और ब्राह्मण वंश है जिसका नाम है बाकाटक वंश। ठीक है ना, कौन सा है? बाकाटक वंश। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इन चार ब्राह्मण वंशों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इन सभी राजवंशों के संस्थापकों के नाम क्या क्या है। तो देखिए शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश के संस्थापक है वासुदेव, सातवाहन वंश के संस्थापक है शिमुक और चेदी वंश के संस्थापक हैं महामेघ वाहन। क्लियर है ना साथियों। अब देखिए इस वीडियो के अंदर हम शुंग वंश और कण्व वंश को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम सातवाहन वंश और चेदी वंश को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो आइए हम शुंग वंश को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए शुंग वंश को जानने से पहले हम उसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं और सबसे पहले हम इसके जो प्रमुख राजा हैं, प्रमुख राजा उनको जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग है जो कि इसके संस्थापक रहेंगे। कौन है? संस्थापक रहेंगे। और फिर अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र और अंतिम राजा रहेंगे कौन? देवभूति। ठीक है, ये कौन है? अंतिम शासक। क्लियर साथियों। चलिए तो आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं और हम जानते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। अब देखिए पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश के संस्थापक है, ये आप जान ही चुके हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट जिनका नाम था बृहद्रथ, इनकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। क्लियर है। और पुष्यमित्र शुंग को जो है वो बौद्धों का उत्पीड़क कहा गया है। ये बात स्वयं बौद्ध ग्रंथों में कही गई है। और यहाँ पर एक नोट भी आप याद रखेंगे। नोट ये है कि शुंगों का जो इतिहास है, शुंग वंश का जो इतिहास है, उसकी जानकारी पुराणों से मिल जाती है, बाणभट्ट की हर्षचरित से मिल जाती है और पतंजलि के महाभाष्यों से भी शुंग वंश की जानकारी हमको देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है। चलिए अब देखिए पुष्यमित्र शुंग की कुछ कार्य हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप बनवाया है जो कि सतना के अंदर है। और इस भरहुत स्तूप की जो खोज है ना साथियों, वो करी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया है कि सांची के अंदर जो एक स्तूप बना हुआ है, महास्तूप, उसमें जो लकड़ी की वेदिका बनी थी, कास्ट वेदिका जो बनी थी, उसके स्थान पर इन्होंने पाषाण वेदिका, पत्थर की रेलिंग जो है वो बनवाई है। इसके अलावा इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया है और इस बात की जानकारी अयोध्या से प्राप्त शिलालेख से मिल जाती है। और पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया है और इन 36 वर्षों के दौरान इन्होंने 2 बार यवन आक्रमणों को
विफल किया है। क्लियर है। इसी के साथ ही साथियों इन्होंने दो बार अश्वमेध यज्ञ करवाया है। इसका एक रीज़न ये भी था कि जब मौर्य काल चल रहा था, मौर्य काल जब चल रहा था तो उस टाइम पे बौद्ध धर्म अपने वर्चस्व पे था। बौद्ध धर्म के वर्चस्व में होने के कारण जो वैदिक कर्म कांडों की परिपाटी थी, वैदिक कर्म कांडों की परिपाटी जो थी वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, लगभग समाप्त हो चुकी थी। और चूंकि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो ब्राह्मण धर्म को प्रमोट करते थे या खुद भी ब्राह्मण थे, तो इस कारण इन्होंने इस ब्राह्म बौद्ध धर्म को क्या किया, हटाया और फिर से वैदिक कर्मकांडों की परिपाटी जो है वो शुरू करी है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी कई बार आया है कि बौद्ध धर्म वैदिक कर्मकांडों की परिपाटी दोबारा से शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो जाता है किसको, पुष्यमित्र शुंग को। क्लियर है ना साथियों। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। क्लियर है। तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और हम अग्निमित्र के बारे में जान लेते हैं। अग्निमित्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये जो अग्निमित्र है वो इम्पोर्टेंट है कालिदास की वजह से। ठीक है, कालिदास हालांकि आपको जो है वो गुप्त पीरियड के अंदर मिलेंगे, लेकिन कालिदास ने एक नाटक लिखा है, उस वजह से अग्निमित्र फेमस है। कालिदास का एक नाटक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम में कालिदास जी ने अग्निमित्र को एक नायक की भूमिका के तौर पर पेश किया है और इसमें जो है इन्होंने एक प्रेम प्रसंग लिखा हुआ है ये। ठीक है, प्रेम प्रसंग बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं लव स्टोरी। ठीक है, एक लव स्टोरी इन्होंने पेश करी है और इसमें लव स्टोरी में एक जो फीमेल नायिका रहेगी वो रहेंगी आपकी मालविका, और नायक के तौर पे कौन रहेंगे, रहेंगे अग्निमित्र। मतलब इसमें ये जो मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है, इसमें इन्होंने मालविका और अग्निमित्र दोनों की लव स्टोरी को मेंशन किया है। क्लियर है। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर, ये प्रश्न भी कई बार आया है तो आप इसको याद रखेंगे और अपने नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट है भागभद्र। भागभद्र भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए आपको याद रखना है इनको, जो कि आपको जब हम यूनानी राजा पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको एक राजा का नाम मिलेगा, एंटीआल्किडस। एंटीआल्किडस एक यवन राजा हैं, यूनानी राजा हैं। इनका एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। अब ये हेलियोडोरस को जो है वो भागभद्र के दरबार में भेजते हैं। जब भागभद्र के दरबार में भेजते हैं तो जब ये भारत आता है, भागभद्र के दरबार में आता है, तो ये भारत आने के बाद यहाँ भागभद्र के दरबार में आने के बाद ये यहाँ आने के बाद भागवत धर्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि ये स्वयं भागवत धर्म को अपना लेता है। भागवत धर्म को अपनाता है। इसी के साथ ही ये जो हेलियोडोरस है, हेलियोडोरस विदिशा के अंदर गरुड़ ध्वज की भी स्थापना करवाता है। क्लियर साथियों, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब देखिए आगे की तरफ, अब हम देवभूति पे बात कर लेते हैं। तो देवभूति के बारे में तो आप जानते हैं कि ये जो है वो शुंग वंश का अंतिम सम्राट है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा देवभूति की हत्या कर दी जाती है 73 ईसा पूर्व में, और इसकी हत्या करी जाती है वासुदेव के द्वारा। और वासुदेव जो है वो देवभूति की हत्या करने के बाद कण्व वंश की नींव डाल देते हैं। ठीक है, तो कण्व वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव हैं, जो कि हम देख चुके हैं। क्लियर है। अब देखिए साथियों, कण्व वंश में ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं आपके लिए, सिर्फ आपको दो ही पॉइंट याद रखना है कि इस वंश का संस्थापक कौन है, तो वो तो आप देख ही चुके हैं, वासुदेव हैं। और इस वंश के अंतिम सम्राट कौन है, सुशर्मा है। क्लियर है। तो कण्व वंश में सिर्फ दो ही पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए हम यहाँ पर अपनी स्लाइड के अंदर कोई भी अननेसरी चीज़ आपके लिए नहीं लेकर आते हैं। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड डेटा होता है वही डेटा यहाँ पर इंक्लूड होता है, और जो इंक्लूड नहीं होता है वो आपको बता दिया जाता है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये कण्व वंश का डेटा भी समझ में आ गया है आपको, और शुंग वंश का भी डेटा आपको समझ में आ गया है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और उम्मीद करते हैं आप अपना नोट हमारी वीडियोस के साथ लगातार तैयार करते जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।